आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। प्रदेश में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत। प्रदेश में अब कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज है। वहीं धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्हें भरने के साथ ही कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना भी है। हाल ही में हुई कुछ बयानबाजी को इन अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं। क्षेत्रवाद की राजनीति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी संभव है। किसे रखना है और किसे हटाना है, ये केंद्र का विषय है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व को मौजूदा हालात की रिपोर्ट भेज दी जा चुकी है। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं धामीनट कैबिनेट में 4 कुर्सियां काफी लंबे समय से खाली हैं और सूत्रों के मुताबिक इन्हें भरने के साथ ही कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हाल ही में हुई कुछ बयानबाजी को इन अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं। क्षेत्रवाद की राजनीति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी संभव है। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार का सभी भी संभव है और किसे रखना है और किसे हटाना है, ये केंद्र का विषय है। वहीं पार्टी के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व को मौजूदा हालात की रिपोर्ट भी भेज दी गई है और कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं और ये भी देखने वाली बात है कि क्या कुछ मंत्रियों की कुर्सी जाएगी या क्या कुछ नए चेहरे मिलेंगे या क्या फेरबदल होगा। कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं और अब कैबिनेट विस्तार में देखते हैं क्या देखने को मिलता है। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, अब कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है तो क्या खास देखा जा रहा है वहां पर? नहीं, बिल्कुल लगता है कि उत्तराखंड का जो कैबिनेट विस्तार है वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में इस समय चल रहा है, जो माहौल बना हुआ है, ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि 2 मंत्रियों पे गाज गिर जाए, 2 मंत्री जो है वो पद खाली हों और उसके साथ ही 4 तो पहले से ही खाली हैं। तो कुछ नए चेहरे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ जो अच्छे काम कर रहे हैं मंत्री, उनके पोर्टफोलियो जो है वो मजबूत किए जा सकते हैं, उन्हें और बड़े मंत्रालय जो दिए जा सकते हैं। तो ये सारी खबरें उत्तराखंड में अब चलने लगी। जिस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात को रखा है, इस बात को बताया है, तो इससे उम्मीद जगती है कि क्योंकि अब लगभग जो है वो कई साल हो चुके हैं और अब लगभग 3 साल के करीब पार हो चुका है और अभी तक मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं हुआ है। जो पद खाली पड़े हुए थे, एक मंत्री का स्वर्गवास भी हो गया था, उसके बाद भी स्थिति यह है कि उनकी जगह भी कोई नए मंत्री नहीं आए। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब हो सकता है कि जो पूरा मंत्रालय है उसका विस्तार किया जाए। जी योगेश, हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अब नर्सिंग अधिकारियों की बहाली को लेकर जोर देते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए नर्सिंग महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस साल 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 3000 में से 1500 लोगों ने नियुक्ति पा ली है। 10 अप्रैल से पहले सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी। इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों व राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के स्वीकृत पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में 323, हल्द्वानी में 320 और रुद्रपुर में 310, वहीं अल्मोड़ा में 207 और श्रीनगर में 300 पद शामिल हैं। इस प्रकार राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में भी 64 पद स्वीकृत किए गए हैं।
हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल लगातार बने हुए हैं। योगेश, क्या देखा जा रहा है अभी नर्सिंग अधिकारियों की बहाली को लेकर? कब तक हो सकता है ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण, कब तक होगी? नहीं जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अगर हम मंत्री धन सिंह रावत की बात करें तो वो समय समय पर ऐसी बात कहते आ रहे हैं कि हम नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाएंगे, हम डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएंगे, हम एक अलग जो है स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करेंगे। ये सारी बातें वो कहते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ धरातल में देखने के लिए मिलता नहीं है। ज्यादातर अगर स्थिति को देखा जाए तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन अब उन्होंने एक और बात कही है, 1500 नए नर्सिंग स्टाफ की बात कही है, नए तो अगर क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है उत्तराखंड की, अगर दृष्टि से देखा जाए तो पहाड़ों में डॉक्टर नहीं जाते हैं, स्थिति बहुत खराब रहती है और ऐसे में जो संभालते हैं वो है नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ कई जगह ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर वो डॉक्टर के काम तक कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर तो पहाड़ को चढ़ने ही नहीं चाहते हैं, वो जाते ही नहीं है। और खुद अगर विभाग की बात करें तो विभाग भी ऐसी कुछ करता नहीं है जिससे कि डॉक्टरों को चढ़ाया जा सके। ऐसे में अगर नया नर्सिंग स्टाफ मिलता है तो उससे उम्मीद बहुत अच्छी रहेगी कि कम से कम जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधारा जाएगा, वो थोड़ा सही रहेगा। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि मंत्री कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि अब एक और बार उन्होंने इसको दोहराया है तो ये कब तक पूर्ण हो पाता है। जी योगेश, बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। जिला एवं महानगर अध्यक्षों की बैठक के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर दिख रही है। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य गुरदीप सिंह संपल, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। और सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह संपल ने कहा कि लोगों को के वोट काटकर फर्जी वोटों के माध्यम से बीजेपी चुनाव जीतने का काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव और नगर निगम चुनाव में बीजेपी के लोगों ने वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब करवा दिया था। इसी को देखते हुए कांग्रेस अब आम जन के बीच जाकर लोगों को यह बताएगी कि किस प्रकार से बीजेपी उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। वहीं इस 3 महीने के अभियान के तहत कांग्रेस लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक करने का काम करेगी जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब किए थे। और इस अभियान के तहत कांग्रेस भाजपा की साजिश को बेनकाब करने का भी काम करेगी। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा रहे हैं। योगेश, अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिख रही है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि आम जन के वोट काटे गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस समय समय पर प्रेस वार्ताएं कर रही है और एक के एक बाद आरोप जो है वो प्रदेश पे भाजपा पर और प्रदेश सरकार पर लगा रही है। अब जिस तरह से ये नया आरोप लगाया है तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से हार मिली थी, देखा जाए तो 3 लाख के करीब वोटों से उनका मेयर प्रत्याशी जो देहरादून का है वो हारा था। तो एक बहुत बड़ी हार अभी तक के इतिहास में अगर देखा जाए उत्तराखंड में, तो देहरादून में जो चुनाव हुए हैं मेयर के, उतनी बड़ी हार कभी कांग्रेस को नहीं मिली। ऐसे में कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस अगर वोटिंग में गड़बड़ी हुई है तो कांग्रेस बहुत देर बाद ये बातें कह रही है। और इससे पहले चुनाव के टाइम पे भी कांग्रेस ने जरूर ये बातें कही, लेकिन इतने मुखर तरीके से इस बात को नहीं उठाया जिससे ये कहा जा सके कि बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ कांग्रेस इस बात को उठा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस अब इस बात को उठा रही है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ रहता है, किस तरह से चर्चाएं होती हैं और क्या इस बात में थोड़ी भी सच्चाई निकलती है कि नहीं। जी योगेश, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड में अब भू कानूनों में बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के भू कानूनों में किए गए बदलाव में प्रदेश के 2 मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर को जमीन खरीद फरोख्त के नियमों में छूट दी गई है, जिसके बाद हरिद्वार के अलग अलग वर्गों में सरकार के निर्णय को लेकर नई बहस छिड़ चली है। प्रदेश में लंबे समय से भू कानून की मांग चलती आ रही थी और हाल ही में खत्म हुए बजट सत्र में विधानसभा में मौजूदा भू कानून में संशोधन किया गया है, जिसके तहत बाहरी राज्य के लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए सरकार की परमिशन लेनी होगी। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बाहर के लोग बिना प्रतिबंधों के जमीन खरीद सकेंगे। हरिद्वार में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हैं और सरकार भी यहां उद्योगों का विस्तार देना चाहती है। लिहाजा हरिद्वार के मौजूदा उद्यमी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि इससे उद्योगों में विस्तार होगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी
बढ़ेंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य आंदोलनकारी सरकार के फैसले को जिले के साथ द्वेषपूर्ण रवैया बता रहे हैं। इस वर्ग का मानना है कि हरिद्वार में बाहरी लोगों से जमीन को संरक्षित किए जाने की जरूरत है। यहाँ कुछ बड़े नौकरशाहों से साठ गांठ कर बाहरी राज्यों के लोग बड़े पैमाने पर भूमि पर कब्जा जमा रहे हैं। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया जुड़ गए हैं। रुपेश, अभी भू कानून में बदलाव देखा जा रहा है और वहां के लोगों का ये मानना है कि कुछ बड़े नौकरशाह हैं जो वहां पर पैठ जमाना चाहते हैं, तो इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? देखिए, उत्तराखंड में जब से भू कानून की कवायद शुरू हुई है और भू कानून को कैबिनेट में पास किया गया है, तभी से लगातार खासकर मैदानी क्षेत्रों में इसका विरोध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर दो जनपद ऐसे हैं जिन्हें भू कानून के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। भू कानून में ये भी प्रावधान है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में यदि कोई जमीन खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में ये कानून लागू होता है कि वहां पर किसी भी प्रकार की जो जमीन है वो बाहरी क्षेत्र के लोग नहीं खरीद सकते हैं। केवल और केवल 250 वर्ग मीटर का प्लॉट ही कोई भी एक व्यक्ति खरीद सकता है। वो जो पूरा का पूरा जो परिवार है, उस पूरे परिवार में से केवल एक ही व्यक्ति 250 मीटर का प्लॉट आवासीय के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में खरीद सकता है। तो इसके बाद खासकर जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें इसका भू कानून का विरोध बढ़ रहा है। उनका कहना ये साफ साफ ये है, जो मैदानी क्षेत्र हैं उन लोगों का कहना साफ साफ ये है कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भू कानून लागू ना करके उत्तराखंड की सरकार ने जो मैदानी क्षेत्र की जनता है उनके साथ छल किया है। और चूंकि खासकर मैदानी क्षेत्र के जो दो जनपद हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर, उन्हें भू कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, तो इसलिए लगातार इसका विरोध बढ़ रहा है। हालांकि जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं वो भू कानून को सही बताते हैं और उनका भी कहना यही है कि भू कानून इस लिहाज से है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जमीनें ज्यादा हैं और मैदानी क्षेत्रों में जिस प्रकार का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है वो और खासकर औद्योगिक क्षेत्रों के हित में है। लेकिन वहीं जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं वो लगातार भू कानून का विरोध कर रहे हैं और उनका साफ साफ कहना यह है कि राज्य सरकार ने जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ छल कपट किया है, उनके साथ छल कपट करते हुए ये भू कानून लागू कराया है। जी रुपेश, बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। हरिद्वार में आबादी क्षेत्र में घुसने वाले, हाथियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले और वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भ्रम फैलाने वाले तत्वों के साथ अब वन विभाग सख्ती से निपटेगा। आपको बता दें कि वन विभाग के अधिकारियों ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। दरअसल हरिद्वार में आए दिन जंगली हाथी आबादी क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। कई बार हाथियों से छेड़छाड़ कर उन्हें उकसाने का वीडियो भी सामने आता है। वहीं कुछ लोग पुरानी घटनाओं का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भ्रम फैलाते हैं और हरिद्वार वन विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अब कार्यवाही करेगा। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, अब वन विभाग की ओर से क्या सख्त कदम उठाए जाने हैं इन तत्वों को लेकर? देखिए, जहां तक हरिद्वार की बात है, हरिद्वार में पिछले काफी समय से जो आबादी क्षेत्र में जो लक्सर मार्ग का क्षेत्र है वहां पर या बहादुराबाद का जो क्षेत्र है वहां पर लगातार शाम होते ही जो हाथी है वो घुस जाते हैं। तमाम कॉलोनियों में हाथी घुस जाते हैं। तो हाथियों के घुसने के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो दहशत में रहते हैं। इसके कुछ वीडियो बनाकर भी लोग बाग सोशल मीडिया में शेयर कर देते हैं, जिसके बाद वन विभाग का दावा तो यही रहता है कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं होने दी जाएगी और हाथियों को खदेड़कर वो जंगल की तरफ भगा भी देते हैं। लेकिन करीब करीब रोजमर्रा का किस्सा है कि हाथी कहीं ना कहीं किसी कॉलोनी क्षेत्र में शाम होते ही घुस जाते हैं। तो अब इस प्रकार का जो शरारती तत्व और सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर करने वाले हैं उनसे वन विभाग ने सख्ती से निपटने की चेतावनी भी जारी करी है। वन विभाग के अधिकारी उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और उन पर मुकदमा दर्ज करने की भी बात की जा रही है। कुछ लोग जो पुरानी जो हाथियों की वीडियो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की चेतावनी जो स्थानीय रेंजर हैं उनके द्वारा दी गई है। उनका साफ साफ कहना ये है कि माहौल खराब होता है यदि कोई पुरानी वीडियो शेयर करता है
तो उससे सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल खराब होता है। तो ऐसा करने वालों के खिलाफ वन विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। जी रुपेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड को बने हुए पूरे 25 साल हो जाएंगे और उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाने जा रहा है। वहीं कई गांव ऐसे हैं जो इस समय मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कई गांव ऐसे भी हैं जो सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। आज हम एक ऐसे ही गांव के बारे में बताएंगे जहां के लोगों की आंखें बूढ़ी हो गई इस इंतजार में कि मेरे गांव में सड़क कब आएगी। इन तस्वीरों को देख आप यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें दूर दराज किसी दुर्गम क्षेत्र की हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित केसरवाला गांव की। उस गांव की जहां से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 1000 लोगों की आबादी वाला ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहा है। सड़क का इंतजार करते करते इस गांव के कुछ लोगों की आंखें बूढ़ी हो गई हैं, तो कुछ लोगों ने इंतजार की इंतहा में गांव ही छोड़ दिया है। लेकिन मजाल है कि सिस्टम के कानों पर जूं भी रेंग रही हो। जब गांव वाले बिल्कुल परेशान हो गए तो कई बार उन्होंने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली और 2022 के विधानसभा चुनाव में जब गांव वालों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। विकासनगर के एटन बाग गांव में जल भराव की समस्या सामने आ रही है। आपको बता दें कि लेमन हॉस्पिटल रोड को जाने वाली सड़क पर हुए जल भराव को लेकर आज लोगों ने प्रदर्शन किया है। बीती रात हुई बारिश से सड़क पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोगों को चलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि सड़क की हालत बद से बदतर है। क्षेत्रीय विधायक इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार उनसे सड़क की व्यवस्था को सुधारने की बात भी कही गई है, लेकिन उनका इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं लेमन अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने के लिए अन्य प्रदेशों से आते हैं। लंबे समय से खस्ता हाल पड़ी इस सड़क की अभी तक कोई मरम्मत नहीं की गई है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। सितारगंज में एक महिला ने पुलिस कांस्टेबल पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सितारगंज में एक महिला ने सिडकुल चौकी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि कांस्टेबल ने उसके साथ मारपीट की और उसके परिवार को परेशान कर रहा है। महिला ने बताया कि उसका पड़ोसी से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद चौकी से फोन आया और समझौता करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया। जब महिला ने समझौता करने से इनकार कर दिया तो कांस्टेबल ने उसके साथ मारपीट की। महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। महिला का आरोप है कि कांस्टेबल उसके परिवार को लगातार परेशान कर रहा है और उसके घर आकर बदतमीजी कर रहा है। हरिद्वार में एक एम्बुलेंस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस आग का गोला बनते हुए देखी गई। आपको बता दें कि घटना बहादुराबाद थाना क्षेत्र के स्थित स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ की है, जहां गेट से बाहर निकल रही मिनी एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। एम्बुलेंस ड्राइवर ने मौके से कूदकर अपनी जान बचाई है। देखते ही देखते एम्बुलेंस आग का गोला बनकर सामने आई और आग की लपटों को बुझाने के लिए योगपीठ के कर्मचारियों ने प्रयास किया। हालांकि तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आग ने एम्बुलेंस को झुलसा दिया था। गनीमत ये रही कि आग से कोई भी हताहत नहीं हुआ है और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।